माय यूट्यूब चैनल इन इलेक्ट्रिकल एक्सलेंस। आज पार्ट 3 वीडियो के अंदर हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो के अंदर बताया था कि ये वीडियो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन के ट्रेड के स्टूडेंट, 11 और 12 साइंस के स्टूडेंट्स, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है। और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी यूजफुल होगा। तो लेट्स स्टार्ट दी टुडेस वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि वीडियो को फर्स्ट टू एंड तक आप अच्छे से देखें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में मैं आपके सारे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी एमसीक्यू है, सब एमसीक्यू के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। कंपोनेंट ऑफ एन एटम दैट डजंट हैव एनी इलेक्ट्रिकल चार्ज। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नन ऑफ दिस। जैसे हम लोग जाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है, और उसी न्यूक्लियस की सराउंडिंग में ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव होते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जबकि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है। वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी नहीं है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी नहीं है। सो दैट्स व्हाई हमारा ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन तो एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो तो नहीं होगा। प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जबकि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है। और वो एटम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी बन सकता है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी बन सकता है। तो हमारा राइट आंसर है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट केस है, इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट विल फ्लो इन द सर्किट, जीरो, वेरी लो, नॉर्मल और इनफाइनाइट। जैसे हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ, आई इक्वल टू होता है वी बाई आर। ठीक है, जब भी किसी भी शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट कंडीशन होती है, जैसे मान लो कि ओपन सर्किट कंडीशन होती है, ओपन सर्किट यानी कोई वायर ब्रेक हो जाना, कहीं पे वायर डिसकनेक्ट हो जाना, तो उस टाइम पे ओपन सर्किट में करंट जीरो होता है। पर जब भी दो मेटल एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं तब हैवी करंट फ्लो होता है। उस टाइम पे शॉर्ट सर्किट करंट सबसे ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि एट द शॉर्ट सर्किट पॉइंट द वोल्टेज डिफरेंस इज वेरी लो। जब भी दो मेटल पॉइंट एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तब वोल्टेज सबसे कम हो जाता है, और उससे हमारे जितने भी लोड है उससे भी डैमेज हो सकते हैं। शायद इलेक्ट्रिक मोटर के वाइंडिंग डैमेज हो सकते हैं, अप्लायंसेस है वो डैमेज हो सकते हैं। तो जहां पे भी दो मेटल पॉइंट कांटेक्ट में होते हैं वहां पे हैवी शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होता है। तो उस टाइम पे हमारा वोल्टेज सबसे कम होता है। तो हम पावर इक्वल टू क्या लिखते हैं? वोल्टेज इंटू करंट। तो करंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज। पावर तो कुछ होगा ही, पावर की वैल्यू कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, पर वोल्टेज सबसे कम होता है मिनिमम वैल्यू यानी मिली वोल्ट में या तो माइक्रो वोल्ट में चली जाती है। तो उस टाइम पे अगर हम एज्यूम करें कि वोल्टेज इक्वल टू जीरो है तो करंट इक्वल टू क्या होगा? पावर डिवाइड बाई जीरो। तो करंट क्या हो जाएगा? हमारी वैल्यू इनफाइनाइट। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी शॉर्ट सर्किट कंडीशन होती है तो करंट की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, और ओपन सर्किट कंडीशन के टाइम पे रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, जबकि करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखते हैं? वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। ओपन सर्किट कंडीशन में कभी भी किसी भी ओपन सर्किट कंडीशन होती है जहां पे भी वायर ब्रेक होता है, वायर ओपन होता है, वहां पे करंट जीरो होता है। सो वोल्टेज डिवाइडेड बाय जीरो यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन केस ऑफ ओपन सर्किट करंट विल फ्लो इन दिस सर्किट, तो उस टाइम पे ऑप्शन आपका जीरो आएगा। ठीक है, when a low resistance is connected in parallel with high resistance, the combined resistance always more than high resistance, always less than low resistance, always between the value of high and low resistance, either lower or higher than the lower resistance depending on the value of high resistance। देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले पैरेलल सर्किट की बात की है। ठीक है,
पैरेलल सर्किट की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जब भी हम उसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। जैसे मान लो कि हमने 10 ओम 20 और 30 ये तीन रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया है, और जब हम इन तीनों रेजिस्टेंस का कंबाइन होकर टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम से भी कम आएगा। यानी तीन रेजिस्टेंस के अंदर सबसे कम वैल्यू है, उससे भी कम वैल्यू हमारी टोटल रेजिस्टेंस की आएगी। जबकि सीरीज सर्किट के अंदर डिफरेंट है। अगर 10 ओम 20 और 30 को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस 30 ओम से ज्यादा आएगा। यानी जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू लार्जर है उससे भी हमारी टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो यहाँ पे पैरेलल सर्किट के अंदर जब भी हम लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ हाई रेजिस्टेंस, द कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा, जो लोअर रेजिस्टेंस है उससे भी कम वैल्यू आएगी। जैसे मान लो कि लोअर रेजिस्टेंस 10 ओम है और हायर रेजिस्टेंस 20 ओम है, तो इन दोनों का अगर आप कंबाइन होके टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम से भी कम आएगा। यानी ऑप्शन आएगा ऑलवेज लेस देन दी लो रेजिस्टेंस। ठीक है। How is voltmeter connected in a circuit? Connected in parallel across the load, connect in series across the load, connect in short circuit across the load, connect to open circuit across the load. Voltmeter is used to measure the voltage. ठीक है। और वोल्टेज किसी भी दो पॉइंट वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर। ठीक है। तो जैसे मान लो कि फेज न्यूट्रल है तो फेज में से करंट एंटर होता है, न्यूट्रल में से करंट सर्किट का सप्लाई के अंदर फिर से रिटर्न होता है। वैसा ही बैटरी है तो बैटरी में से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट स्टार्ट होता है, सर्किट के अंदर जाता है, सर्किट से बैक होके नेगेटिव टर्मिनल के अंदर वापस आता है। ठीक है। तो करंट जो सर्किट के अंदर फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल से लेके लोअर पोटेंशियल तक फ्लो होता है। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम किन दो पॉइंट के बीच मेजर करते हैं, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। ठीक है। और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का वो इंडिकेट करेगा वोल्टमीटर। जैसे मान लो कि हायर पोटेंशियल है 100 वोल्ट और लोअर पोटेंशियल है 0 वोल्ट, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 100 वोल्ट, तो ये रीडिंग आपका वोल्टमीटर इंडिकेट करेगा। तो वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द लोड। ठीक है। किसी भी अप्लायंसेस का अगर हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस है, फैन है, फ्रीज है, सबका अगर वोल्टेज मेजर करना है तो आपको फेज और न्यूट्रल के बीच मेजर करना होता है। ठीक है। तो वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल अक्रॉस दी लोड। नेक्स्ट है, फॉर अ गिवन वोल्टेज 4 हीटिंग कॉइल will produce maximum heat when connected. All are in parallel, all are in series with two parallel pair in series, one pair in parallel with other two in a series. तो क्या होगा, अगर मान लो कि हम लाइन वोल्टेज V है, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ ईच कॉइल इज R, सो देन ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर हम सारे हीटिंग कॉइल को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, पैरेलल में कॉम्बिनेशन क्या होता है, 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ठीक है। सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो हमें टोटल रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, 1/RT इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, यानी RT इक्वल टू होगा R/4। ठीक है। तो अगर पावर का फॉर्मूला यूज करोगे V²/R, सो P इक्वल टू क्या लिखेंगे, V²/R/4। तो P इक्वल टू क्या होगा, 4V²/R। अगर आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो उस टाइम पे आपका जो हीटिंग कॉइल पावर प्रोड्यूस करेगा वो कम होगा। जनरली आपको पैरेलल में सबसे ज्यादा पावर कंजप्शन, यानी जब भी आप हीटिंग कॉइल को पैरेलल में लगाओगे तो उस टाइम पे वो सबसे ज्यादा आपको जनरेट करके देगा, हीट सबसे ज्यादा जनरेट करके देगा। Which of the following is an active element? रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर और डायोड। देखो एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट क्या होता है। एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, जो एलिमेंट या जो सोर्सेस किसी और एलिमेंट या सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है उसको एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। और पैसिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, जो किसी और एलिमेंट या सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है उसको हम पैसिव एलिमेंट बोलते हैं। जैसे मान लो कि जनरेटर है, बैटरी है, सोलर पैनल, ये सारे हमारे एक्टिव सोर्सेस है। डायोड है, ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट है,
फिर ट्रायक है, डायक, ये सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एक तरह से एक्टिव एलिमेंट सोर्स है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन हमें दिया है डायोड। डायोड जनरली सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बना होता है, ठीक है, सिलिकॉन या जर्मेनियम। तो सिलिकॉन मटेरियल का इंटरनल वोल्टेज होता है 0.7। अगर उस डायोड को हमने सिलिकॉन से बनाया है और उसको हम लेस देन 0.7 या इक्वल टू 0.7 वोल्ट देते हैं, तो वो डायोड कभी भी कंडक्ट नहीं करेगा, यानी उस डायोड में से कभी भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि हम डायोड को कम वोल्टेज दे रहे हैं, क्योंकि डायोड सिलिकॉन से बना है और उसका इंटरनल वोल्टेज 0.7 है। तो अगर 0.7 या 0.7 वोल्ट दोगे तो उस टाइम पे डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, पर उससे ज्यादा वोल्ट दोगे तो डायोड कंडक्ट करेगा, उस टाइम पे वो कंडक्टिंग मीडिया की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो सिलिकॉन के अंदर 0.7 इंटरनल वोल्टेज होता है और जर्मेनियम के अंदर 0.3 वोल्ट ऑलरेडी होता है। तो वो एक तरह का हमारा एक्टिव सोर्स है, एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। अगर आपको ट्राई पूछे, मॉसफेट पूछे, तो ये भी ऑप्शन हमारे एक तरह के एक्टिव एलिमेंट्स है। जबकि रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर हमारे पैसिव एलिमेंट है, वो किसी और सोर्स या एलिमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इफ लाइव कंडक्टर ऑफ अ पब्लिक सप्लाई touches earth matter, तो क्या होगा? सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज, सप्लाई वोल्टेज विल डिक्रीज, करंट विल फ्लो टू अर्थ और नो करंट विल फ्लो। तो क्या होगा उस टाइम पे? जब भी कोई लाइव कंडक्टर किसी अर्थ मेटल के साथ टच होता है, तो उस टाइम पे करंट डायरेक्टली फ्लो हो जाता है अर्थ के अंदर, क्योंकि अर्थ का जो रेजिस्टेंस होता है वो सबसे कम होता है। जैसे हमारे घर में अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं, अर्थिंग किस लिए प्रोवाइड करते हैं कि जितना भी हमारे घर में जो लीकेज करंट है, एक्सेस करंट और लीकेज करंट है, वो डायरेक्टली अर्थ हो जाता है, जिससे हमारे घर के जो अप्लायंसेस है वो प्रोटेक्ट रहते हैं और ह्यूमन लाइफ भी सेफ होती है, ठीक है। इसलिए अर्थिंग यूज करते हैं। प्रोटेक्शन के लिए आरसीसीबी या ईएलसीबी यूज कर सकते हैं। तो जब भी कोई लाइव कंडक्टर अर्थ के कांटेक्ट में आता है, तो उस टाइम पे मैक्सिमम करंट हमारा कहाँ पे डाइवर्ट हो जाता है? अर्थ के अंदर, क्योंकि अर्थ रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। जितना अर्थ रेजिस्टेंस कम रहेगा, उतना ही आपका जो लीकेज करंट है वो मैक्सिमम अर्थ के अंदर डाइवर्ट हो जाएगा और हमारा अप्लायंसेस और लोड सेफ रहेंगे और ह्यूमन की लाइफ भी सेफ रहेगी। सो करंट विल फ्लो इनटू अर्थ आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें से आपको बताया कि ये कौन से सोर्स है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करता है। सोलर सेल, जो आज आजकल हमारे रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल या इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ज्यादातर यूज होता है। सोलर पैनल जो एक तरह से डीसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। जब भी सोलर लाइट उसके ऊपर स्ट्राइक होती है, तो पैनल के अंदर जो सोलर सेल है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो सोलर लाइट, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर जनरेटर है, जितने भी हमारे पावर स्टेशन है, थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो, गैस पावर स्टेशन, तो उस सारे पावर स्टेशन के अंदर जनरेटर कनेक्टेड होते हैं। तो वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जनरेटर को हम कपल करते हैं टरबाइन। फॉर एग्जांपल हाइड्रो पावर स्टेशन, तो हाइड्रो पावर स्टेशन में जो water is flow from the catchment area to dam and dam to penstock and penstock to directly water strike on the turbine blade। और उस वाटर के अंदर जनरली काइनेटिक एनर्जी होती है और उस काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में टरबाइन, ठीक है। और टरबाइन जनरेटर के साथ कपल्ड होता है, तो फिर वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है जनरेटर। बैटरी, बैटरी एक तरह से हमें डीसी वोल्टेज प्रोड्यूस करके देता है। तो ये तीनों हमारे एक तरह का इलेक्ट्रिकल सोर्सेज है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर एक तरह का हमारा पैसिव सोर्स है, जो किसी और सोर्स के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे जनरेटर के ऊपर डिपेंड होता है, बैटरी या सोलर सेल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो वो एक हमारा पैसिव सोर्स है, तो वो हमारा एक तरह का इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन सोर्स नहीं है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट। Kirchhoff's current law is applied. Loop, node, both loop and node, and neither loop nor loop. ठीक है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ, जैसे मैंने बताया था कि किरचॉफ्स करंट लॉ का स्टेटमेंट ये है कि सम ऑफ करंट एंटरिंग इनटू द जंक्शन इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग टू द जंक्शन। यानी किसी एक नोड पॉइंट के ऊपर हमारे नंबर ऑफ ब्रांचेस डिवाइड होते हैं।
सो उसमें से कुछ करंट उस नोड के अंदर एंटर होते हैं और कुछ करंट आउट होते हैं। तो जो भी हमारा समेशन होगा टोटल, जैसे मान लो कि एक नोड है और उसमें टोटल 5 ब्रांचेस कनेक्टेड है, तो उसमें से कुछ ब्रांचेस में से करंट लीव हो रहे हैं, कुछ ब्रांचेस में से करंट एंटर हो रहे हैं, तो उनका समेशन कितना होना चाहिए? पर्टिकुलर 0 होना चाहिए। जितना करंट आउट हो रहा है उतना ही करंट लीव होना चाहिए। दैट इज द किरचॉफ करंट लॉ स्टेटमेंट। सो उस टाइम पे यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा नोड। किसी, क्योंकि उसी नोड से हमारे सारे ब्रांचेस में से करंट लीव होता है या तो करंट एंटर होता है। In a superposition theorem, when we consider the effect of one voltage sources, all other voltage sources are. देखो, सुपरपोजिशन थियरम किसी भी कॉम्प्लेक्स लीनियर सर्किट को सिंप्लीफाई लीनियर सर्किट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ सोर्सेज कनेक्टेड है, जैसे नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेज और नंबर ऑफ करंट सोर्सेज कनेक्टेड है, रेजिस्टर कनेक्टेड है, तो वो सर्किट या नेटवर्क को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके उस कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट नेटवर्क को इजीली सॉल्व कर सकते, क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम सेज दैट एट ए टाइम ओनली वन सोर्सेज कैन बी यूज। अगर मान लो किसी नेटवर्क के अंदर 2 वोल्टेज सोर्सेज है और 2 करंट सोर्सेज है, सो एट ए टाइम आपको सभी सोर्सेज का यूज नहीं करना है, सिर्फ एक ही सोर्स का यूज करना है, और वो हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम बता रहा है। ठीक है, अगर हम वोल्टेज सोर्स का यूज करें तो बाकी सोर्स को एलिमिनेट करना है। वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट करना है, करंट सोर्सेज है तो उसको ओपन कर देते हैं। तो अगर सुपरपोजिशन थ्योरम में व्हेन वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ वन वोल्टेज सोर्स, ऑल द अदर वोल्टेज सोर्सेज को हमें क्या करना है? शॉर्ट करना है। अगर करंट सोर्सेज है उसको एलिमिनेट कर रहे हैं तो उसको ओपन करना है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर करंट सोर्सेज पूछ रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा ऑप्शन ए होगा, और यहाँ पे वोल्टेज सोर्सेज है तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ठीक है, तो ये सारे कंटेंट्स हमने आज के वीडियो के अंदर कवर किए। मुझे लगता है कि आपको ये सारे एमसीक्यू अच्छे से पता चला होगा। तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए। नेक्स्ट टाइम और भी मैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू कवर करूंगा और इसी तरह से आपके टेक्निकल फंडामेंटल क्लियर करूंगा। थैंक यू, जय हिंद।